आज हम भारत के एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जो जो जितना उलझा हुआ है उतना ही कह सकते हैं रहस्यमय भी है। हम्म। आप सोचिए, पुणे में एक 19 साल की लड़की है, अपने जन्मदिन की पार्टी में जाती है और अगली सुबह उसकी मौत की खबर आती है। यहाँ तक तो ये एक बहुत ही दुखद हादसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वो कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की पड़ताल भी है कि कैसे एक छोटी सी लगने वाली मानवीय भूल न्याय की पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस केस की हर परत खोलते हैं। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे सबूतों के अंबार के बीच भी सच खो सकता है। तो कहानी शुरू होती है सनम हसन से। 19 साल की, पुणे में फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट थी। वो मुंबई से पुणे आई थी पढ़ने के लिए। आत्मनिर्भर बनने का एक जुनून था, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ एक बड़े शोरूम में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक फुटबॉल प्लेयर भी थी। हाँ, मतलब एक एक्टिव, जिंदगी से भरी हुई लड़की। हाँ, और यही बात इस केस को और भी दुखद बना देती है। वो अपनी जिंदगी बना रही थी। 2 अक्टूबर 2012 उसका 19वां जन्मदिन था। और उस दिन उसके माता पिता खास तौर पर मुंबई से पुणे आए थे उससे मिलने। जी, पूरा दिन उन्होंने साथ बिताया, लंच किया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उसी शाम सनम ने उन्हें बताया कि उसके एक सहकर्मी हैं, मोहनीश विजय, उन्होंने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। एक जन्मदिन की पार्टी दोस्तों के साथ, सुनने में तो कितना आम लगता है ना। बिल्कुल आम। माता पिता ने भी सोचा होगा कि चलो बेटी अपना जन्मदिन मना रही है। तो सनम रात में उस पार्टी के लिए निकल गई, जो उसके होटल से करीब 8 किलोमीटर दूर एक दोस्त के फ्लैट पर थी। और यही वो रात थी जिसके बाद सनम हसन की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। एक ऐसी रात जिसका सच आज तक सामने नहीं आ पाया है। अगली सुबह यानी 3 अक्टूबर को सनम के पिता के पास मोहनीश विजय का फोन आता है और उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा कि सनम की हालत बहुत खराब है, आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए। और जब तक माता पिता बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें वो खबर मिली जो कोई भी माँ बाप कभी नहीं सुनना चाहेंगे। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। ये किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शुरुआती पूछताछ होती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उस वक्त सबको यही लग रहा होगा कि शायद ज्यादा शराब पीने से या किसी और वजह से मौत हुई होगी। हाँ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस का पूरा का पूरा रुख ही मोड़ दिया। रिपोर्ट में 3 बातें थी और तीनों ही चौंकाने वाली। पहली, मौत की वजह बताई गई अल्कोहल ओवरडोज और हार्ट अटैक। ठीक है, ये मुमकिन है। हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन दूसरी बात ये थी कि उसके शरीर से सीमन के सैंपल मिले थे। अच्छा। इसका सीधा मतलब था कि मौत से ठीक पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बने थे। अब ये सहमति से थे या जबरदस्ती, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन इस खुलासे ने मामले को एक संभावित यौन उत्पीड़न और शायद हत्या के एंगल से जोड़ दिया। बिल्कुल। और फिर आई वो तीसरी रिपोर्ट जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया। ये तो अविश्वसनीय है। डॉक्टरों ने पाया कि सनम के शरीर का दिल किसी महिला का नहीं बल्कि एक पुरुष का था। जी हाँ। एक मिनट, क्या कहा? एक मर्द का दिल? ये कैसे हो सकता है? मतलब मेरा दिमाग तो सीधे किसी अवैध अंग तस्करी या किसी भयानक वैज्ञानिक प्रयोग की तरफ जा रहा है। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके शरीर पर सर्जरी का कोई निशान तक नहीं था। हाँ, तो फिर ये बात तो समझ से ही बाहर है। हाँ, और देखिए, ये दावा कोई हवा में नहीं था। उन्होंने दिल के टिश्यू में कुछ खास प्रोटीन की जांच की जो आमतौर पर सिर्फ पुरुषों के वाई क्रोमोसोम से जुड़े होते हैं। अब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी का एक भी निशान नहीं था। बिल्कुल। हमें यहीं पर रुककर ये समझना होगा कि ये बात साइंटिफिक तौर पर लगभग नामुमकिन है। और आगे चलकर यही पॉइंट इस केस का सबसे बड़ा रेड हेरिंग यानी कि जांच को भटकाने वाली चीज बना। लेकिन उस शुरुआती पल में इसने जांचकर्ताओं को एक ऐसी दिशा में धकेल दिया जिसका कोई सिर पैर नहीं था। तो अब पुलिस के सामने एक अजीबोगरीब पहेली थी। एक लड़की की मौत, उसके शरीर में सीमन और
और एक ऐसा दिल जो उसका था ही नहीं। जी। जांच तो शुरू होनी ही थी। पुलिस ने सबसे पहले पार्टी में मौजूद उन 17 लोगों को थाने बुलाया, जिनमें मोनीश और सनम के बाकी 2 सहकर्मी शामिल थे। पुलिस का पहला और सबसे सीधा लक्ष्य था ये पता लगाना कि वो सीमन सैंपल आखिर है किसका। अगर वो मिल जाता तो कम से कम एक व्यक्ति तो पकड़ में आता जो आखिरी पलों में सनम के साथ था। तो सभी 17 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। हाँ, और उन्हें सनम के शरीर से मिले सैंपल से मैच करने के लिए लैब भेजा गया। पुलिस को लगा होगा कि अब केस सुलझने ही वाला है, मतलब 17 में से कोई एक तो हो गई। बिल्कुल यही उम्मीद थी, लेकिन यहाँ भी कहानी में एक और मोड़ आ गया। क्या हुआ? रिपोर्ट आई और उसने जांच को और उलझा दिया। मतलब 17 में से किसी का भी डीएनए मैच नहीं हुआ, एक का भी नहीं, यहाँ तक कि पार्टी के आयोजक मुहनीश का भी नहीं। किसी का भी नहीं? किसी का भी नहीं। अब सोचिए पुलिस के लिए कितना बड़ा झटका था। उनके पास 2 ही थ्योरी बची थी, या तो पार्टी में कोई 18वां शख्स था जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और जो अंधेरे में आया और चला गया, या फिर पार्टी में मौजूद लोग किसी को बचा रहे थे। यहीं से शक और अविश्वास का माहौल बनना शुरू हो गया। मोनिश ने पुलिस को क्या बताया? उसका क्या कहना था इस सब पर? देखिए, मोनिश का बयान बहुत सीधा था। उसने कहा कि सनम ने पार्टी में काफी शराब पी ली थी, उसे उल्टी भी हुई, जिसके बाद उसने सनम को आराम करने के लिए एक कमरे में सुला दिया था। बाकी लोग भी पार्टी के बाद चले गए। सुबह जब उसने उठकर देखा तो सनम कोई हरकत नहीं कर रही थी। वो घबरा गया और उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन उसकी कहानी और डीएनए रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खा रही थी। अगर पार्टी में कोई और नहीं था तो वो सैंपल किसका था? सही बात है। यहीं पर जांच एक बंद गली में आकर खड़ी हो गई। और सनम के माता पिता वो क्या कह रहे थे? वो पुलिस की इस थ्योरी को मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका बार बार यही कहना था कि उनकी बेटी एक एथलीट थी, एक फुटबॉल खिलाड़ी थी, वो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सजग थी और उसने कभी शराब नहीं पी। उनका सीधा आरोप था कि उनकी बेटी को जबरदस्ती शराब पिलाई गई, उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। जी। तो अब स्थानीय पुलिस के लिए ये एक तरह से कोल्ड केस बन चुका था। उनके पास जितने भी सुराग थे वो सब बंद गली में जा चुके थे। हाँ, और ऐसे में जब स्थानीय पुलिस हाथ खड़े कर दें तो परिवार के पास भी उम्मीद कम ही बचती है। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। बिल्कुल नहीं। यहीं पर देश की सबसे बड़ी एजेंसी की एंट्री होती है। परिवार की जिद और मामले की गंभीरता को देखते हुए लगभग 2 साल बाद 2014 में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अच्छा। जब कोई केस सीबीआई को सौंपा जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब देश की टॉप जांच टीम उस पे काम करेगी। सबको लगा कि अब तो सच सामने आ ही जाएगा। तो सीबीआई ने अपनी जांच कैसे शुरू की? क्या उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढा जो स्थानीय पुलिस से छूट गया था? सीबीआई ने पूरी फाइल को नए सिरे से खोला। उन्होंने उन सभी 17 लोगों से फिर से लंबी पूछताछ की, उनके बयानों में कोई विरोधाभास खोजने की कोशिश की। पुरानी डीएनए रिपोर्ट्स को दोबारा परखा गया, लेकिन नतीजा वही रहा, 0। कोई नया सुराग नहीं। तो फिर उन्होंने उस मर्द के दिल वाली बात पर ध्यान दिया होगा। बिल्कुल। तब सीबीआई ने अपना ध्यान उस सबसे अजीबोगरीब सबूत पर लगाया जिसने इस केस को इतना उलझाया था। और क्या पता लगा? और यहीं पर इस केस की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे शर्मनाक लापरवाही सामने आई। क्या मतलब? सीबीआई की जांच में पता चला कि जिस दिन सनम का पोस्टमार्टम हुआ था, उसी दिन उसी अस्पताल की मॉर्चरी में 4 और शवों का भी पोस्टमार्टम किया गया था। 4 और शवों का? जी। और नियम के मुताबिक पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, जो उस दिन नहीं की गई थी। 1 मिनट, मतलब जिस पोस्टमार्टम पर पूरा केस टिका हुआ था उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं थी? क्या ये सामान्य प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी चूक है। नियमों के मुताबिक ऐसे संवेदनशील मामलों में वीडियोग्राफी अनिवार्य होती है ताकि बाद में कोई विवाद न हो। और इसके ना होने से? इसके न होने से बचाव पक्ष को हमेशा ये कहने का मौका मिल जाता है कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। इस एक गलती ने पुरुष के दिल वाली थ्योरी को हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बना दिया। तो क्या सीबीआई ये कह रही थी कि पोस्टमार्टम के दौरान दिल बदल गए थे गलती से? उन्होंने सीधे तौर पर ये नहीं कहा, क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत तो था नहीं। लेकिन निष्कर्ष यही निकाला गया, ये लगभग तय माना गया कि पोस्टमार्टम टेबल पर किसी पुरुष के शव से निकाले गए दिल का सैंपल गलती से सनम के सैंपल के साथ मिक्स हो गया, या लेबलिंग में गड़बड़ी हो गई। एक मानवीय भूल। हाँ, एक मानवीय भूल।
लेकिन इस एक भूल ने शुरुआती जांच को पूरी तरह से गुमराह कर दिया। पुलिस महीनों तक एक ऐसी थ्योरी के पीछे भागती रही जो असल में थी ही नहीं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जांच का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम था वही गलत था। जी, और इसी बीच सनम के माता पिता का संघर्ष तो चल ही रहा था। वो लोग टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे होंगे। हर जगह, प्रेस में, पुलिस के पास, सीबीआई ने भी हर एंगल से जांच की। दुश्मनी, कोई पुराना झगड़ा, प्रेम प्रसंग, जलन, लेकिन हर दरवाजे से उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। तो सालों की जांच के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली थे। ऐसे में उन्होंने आगे क्या किया? कोई और रास्ता बचा था? साल 2016 में सीबीआई ने एक आखिरी और बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। ये एक ऐसा कदम होता है जिसे जांच की आखिरी उम्मीद माना जाता है। क्या था वो? उन्होंने अदालत से सनम के शव को कब्र से बाहर निकालने की इजाजत मांगी, जिसे एक्सह्यूमेशन कहते हैं। शव को कब्र से बाहर निकालना, ये तो बहुत बड़ा फैसला रहा होगा, खासकर परिवार के लिए। बहुत बड़ा। लेकिन परिवार न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उन्हें इजाजत मिल गई। शव को बाहर निकाला गया और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने दोबारा सैंपल इकट्ठे किए। उम्मीद ये थी कि शायद आधुनिक तकनीक से कोई ऐसा डीएनए या सबूत मिल जाए जो पहले नजरअंदाज हो गया हो। सबकी निगाहें इस आखिरी कोशिश पर टिकी थी। हाँ। और नतीजा क्या इस बार कुछ मिला? नतीजा फिर वही रहा, निराशा। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कोई भी ऐसा निर्णायक सबूत नहीं मिला जिससे किसी एक व्यक्ति को आरोपी ठहराया जा सके या हत्या की थ्योरी को साबित किया जा सके। डीएनए सैंपल से भी कोई नई जानकारी नहीं मिली। मतलब सीबीआई की सालों की मेहनत, देश की सबसे बड़ी एजेंसी की ताकत, सब कुछ उस एक रात के रहस्य के सामने नाकाम हो गया। तो आज इस केस का स्टेटस क्या है? कैसे बंद कर दिया गया है? नहीं, तकनीकी रूप से ये केस आज भी पेंडिंग यानी लंबित है। इसे बंद नहीं किया गया है, लेकिन ये एक ठंडे बस्ते में पड़ा है। ये हत्या थी या एक दुखद हादसा, इसका कोई पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। कोई जवाब नहीं है। ये भारतीय अपराध के इतिहास के उन अनगिनत मामलों में से एक बन गया है जो कभी सुलझ ही नहीं पाए। अंत में एक 19 साल की लड़की की जान चली गई। उसके परिवार को आज तक ये नहीं पता कि उनकी बेटी के साथ उस रात असल में हुआ क्या था। और एक जांच जो न सिर्फ सबूतों की कमी से जूझती रही, बल्कि जिसकी बुनियाद ही एक ऐसी प्रक्रियात्मक गलती पर रखी गई थी जिसने उसे शुरू होने से पहले ही भटका दिया। हमारे स्रोत का अंत माता पिता के लिए कुछ नसीहतों के साथ होता है, लेकिन अगर हम जांच के नजरिए से देखें तो यहाँ एक ज्यादा बड़ा और परेशान करने वाला सवाल उठता है। क्या? अगर किसी भी आपराधिक मामले की जांच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यानी पोस्टमार्टम ही त्रुटिपूर्ण हो, अगर वहीं पर ऐसी लापरवाही हो जाए, तो क्या हम कभी भी सच्चे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है कि ना जाने ऐसे और कितने मामले होंगे जो शायद ऐसी ही अनदेखी और छोटी छोटी गलतियों की वजह से फाइलों में दफन होकर रह गए हैं।